हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी देखने जा रहे हैं 2023 के जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर को। ये 12th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुल मिलाकर के पॉलिटिकल साइंस से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रेशियो जो होता है वो 50-50 का होता है। 50-50 कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है। और इसमें से भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिलाकर के 100 होता है, लेकिन उसमें से आपको मात्र 50 ही बनाना होता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि कुल प्रश्न की संख्या जो रहेगी 100 + 30 + 8 = 138। लेकिन शुरू का जो 100 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फिर नीचे जाने के बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की शुरुआत होती है, जिसमें से आपको एक एक करके सब दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दलीय व्यवस्था। देखिए, इसे कहने का मतलब है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, और उसके बाद से लेकर के दूसरा आम चुनाव 57, फिर 62 और 67 तक भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का शासन रहा, वो था कांग्रेस पार्टी। इसीलिए इस समय को एक दलीय प्रभुत्व के समय के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा गांधी का सर्वोदय। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान में लिखा गया कि भारत को एक समाजवादी राज्य या समाजवादी देश बनाया जाएगा। तो इसमें किस विचारधारा को सबसे प्रबल स्थान दिया गया, तो वो था गांधी का सर्वोदय। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 1952 के पहले आम चुनाव में ही केरल वाले क्षेत्र में इसको मौका मिल चुका था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। गैर कांग्रेसी कहने का मतलब है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर नंबर बी, मोरारजी देसाई होगा। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यह 1967 के चुनाव में माफ़ कीजिएगा 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि एक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, उनकी सरकार गिर गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां 3 तरह की होती है। तीन तरह में एक होती है वामपंथी, एक होती है दामपंथी और एक होती है केंद्रीय पार्टी। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वामपंथी कौन है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ये दक्षिणपंथी है, उसके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी। तो आप इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी पार्टी के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत
भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दिया गया है। एक बात याद रखिए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो शुरू में जब भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया तो उनकी कुल संख्या 7 थी, लेकिन आगे चल करके जो 7वां मूल अधिकार था जिसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता था उसको हटा करके और एक संख्या कम कर दिया गया जिसको कहा गया इसीलिए अब भारतीय संविधान में 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार बचे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हालांकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा मांग किए गए पूर्ण स्वराज के याद में हम लोग अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए। ऑप्शन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के किस भाग को जर्मनी से लिया गया था? तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। मैं आपको बता कि मौलिक जो कर्तव्य था ये रूस के संविधान से लिया गया, मूल अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। चतुर्थ भाग में डीपीएसपी यानी राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का वर्णन है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 13 से लेकर के 36 तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 राज्य। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार हो जाएगा आपका, इसके अलावा आपको हो जाएगा यूपी, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक यानी उच्च सदन और निम्न सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों प्रकार की व्यवस्थापिका पाई जाती हैं। आगे आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। ये वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में इसका फैलाव और पकड़ बहुत ही मजबूत है। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो केजरीवाल हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनी थी जो कि यूएसएसआर में सेवानिवृत्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें करीब 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि वर्तमान में इन अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी अधिक हो चुकी है। इसके अलावा विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे आप प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कई जगह पे आपको मौलिक अधिकार भी मिलेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था। तो ये बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण EWS का से संबंधित है ये। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर नंबर आपका होगा डी, यानी छठा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। इसके अलावा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे, जिनके जन्मदिन पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल के जन्मदिन पे एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन न्यायिक नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया। तो भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित किया गया। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उप राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, हालांकि वह संसद के अंग तो नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें संसद में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 27 है किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के सलाह पर किसी भी राज्य के विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। अगला है धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें संविधान बनाने का अधिकार विधायिका को है, उसे लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को है और उसे व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का है कि पंचायती राज में शामिल हैं। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। उसे सूची के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख भारत के अनुसूची 7 में वर्णित है। इसमें शक्तियों को 3 भागों में केंद्र सूची यानी सेंट्रल, राज्य सूची स्टेट और समवर्ती सूची यानी करंट लिस्ट, तीनों में बांटा गया है। इसमें से जो केंद्र सूची होता है उस पर केंद्र का अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। परंतु अगर किसी भी खास मुद्दे पे राज्य और केंद्र में इस बात के लिए बहस छिड़ जाए तो उस स्थिति में केंद्र की बातों को
ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो बोहरा समिति होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो चुनाव के लिए आचार संहिता चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जारी करता है। शून्यकाल संबंधित हैं, तो भारत में शून्यकाल संसद से संबंधित होता है। शून्यकाल एक स्थिति होता है जो कि संसद की कार्रवाई से संबंधित होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 अंग होते हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 37 की निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका मणिपुर होगा, जहाँ पे पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो कह रहा है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में अंतिम रेल बजट 2017 में पेश किया गया था। इसके बाद से रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन 39 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 मई को महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950-51 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सुरक्षा परिषद, ये क्वेश्चन यूएनओ से संबंधित है, जिसमें सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल हमेशा के लिए फिक्स होता है, लेकिन जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो इनमें से जो यूनेस्को है ये उसका अंग है, WTO भी और WHO ये भी इसका अंग है। लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि जो WTO है ये एक स्वतंत्र निकाय है और ये किसी के अंतर्गत काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कितने वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? तो वर्ष में कम से कम 1 बार, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया था कि भारत के 6 राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दो यानी द्विसदनात्मक की व्यवस्था है, जिसमें से बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बताया था। इसमें से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में है, बिहार है और कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत की संसद में शामिल हैं। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं, यानी इसका आंसर नंबर डी होगा। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, इसके अलावा राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि
संसद कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, जो कि रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, शुरू में यह 10 थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 2019-20 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक तो यूएसएसआर यानी कि रूस और दूसरा यूएसए यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया गया है और राज्य को कम शक्ति दिया गया है, ताकि भारतीय शासन व्यवस्था के अनुसार पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। तो ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें और भी 50 क्वेश्चन हैं 51 से लेकर 100 तक, जो कि आपके वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आएगा। तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्कशन किया, आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।